बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। दोबारा होश में आते ही उसने आंखें नहीं खोल दी थी, क्योंकि शोर की पहली ही लहर ने उसके कानों में कुछ आवाज़ें पहुंचाई थीं। कोई किसी से कह रहा था, तुम झूठ बोल रही हो, शिमला की बेवा का रोल तुम ही ने अदा किया था। लहजा गैर मुल्की था और ये जुमला इंग्लिश में अदा किया गया था। मैं नहीं समझ सकती कि तुम लोग किस किस्म की बकवास कर रहे हो। ये नुस्वानी आवाज़ थी। इमरान के जहन में झमाका सा हुआ, क्योंकि ये तो उसी लड़की मर्सियाना की आवाज़ थी जिसे वो रौनक में छोड़कर आया था। वो बदस्तूर आंखें बंद किए हुए पड़ा रहा। आंखें खोलने से कबल ही किसी हद तक हालात का अंदाज़ा कर लेना चाहता था। तुम लोग गैर कानूनी तौर पर मुझे यहाँ पर लाए हो, मर्सियाना की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। पहले मेरा हैंडबैग छीना और फिर रिवॉल्वर दिखाकर यहाँ ले आए। आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? रय से होश आ लेने दो, फिर हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, उसे जवाब दिया गया। इस बेचारे ने तो मेरी मदद की थी, मर्सियाना बोली। अब तुम इस बेचारे की मदद कर देना। याद रखो, अगर तुम दोनों ने जबान ना खोली तो तुम्हें मरना पड़ेगा। आवाज़ आई। खुदावंद, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मर्सियाना बेबसी से बोली। इसे होश में लाने की कोशिश करो, तीसरी आवाज़ आई। और अब इमरान होश में आने के लिए तैयार हो गया। दो तीन बार ही गाल थपथपाए गए थे कि उसने आंखें खोल दी। नंगे फर्श पर चत पड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक आंखों को उस तरह सकोड़ा और फैलाता रहा जैसे कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। हालांकि सब कुछ देख रहा था। मर्सियाना एक स्टूल पर बैठी हुई थी और तीन सफेद फाम आदमी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए थे। एक के हाथों में रिवॉल्वर भी दिखाई दिया, जिसका रुख उसी की जानिब था। कुछ देर बाद वो बुखराकर उठ बैठा और साथ ही रिवॉल्वर वाले को कहते सुना, बस जहां हो वहीं रहो, वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। इमरान अपने दुखते हुए सर पर हाथ फेर कर रह गया। शाने में भी तकलीफ महसूस कर रहा था। ये क्या किस्सा है? दफतन मर्सियाना ने उससे पूछा। मैं क्या जानूं? मैं तो शायद अरे तो क्या मैं सो रहा था? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। वो सोच रहा था कि इसने सफदर से मर्सियाना की निगरानी करने को कहा था। अगर उसके यहाँ लाए जाने से पहले ही रोनेक पहुंच गया हो तो शायद यहाँ तक भी साथ चला आया हो। तुम जब यहाँ आई हो तो मैं कहाँ था? इमरान ने मर्सियाना से सवाल किया। तुम यहाँ नहीं थे, मेरे बाद लाए गए हो। इमरान ठंडी सांस लेकर रह गया। शायद सफदर मुनासिब वक्त पर ना पहुंच सका हो, उसने सोचा और सर के दुखते हुए हिस्से को टटोलने लगा। हाँ, बस खत्म करो। रिवॉल्वर वाले ने उन्हें ललकारा। बताओ पेंटिंग कहाँ है? बाउल दे सौफ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं खावर की तेरा बख्ती ने उस पर स्याही फेर दी? इमरान सर हिलाकर बोला। बकवास है, वो तुम्हारी हरकत थी। तुम उसी की निगरानी कर रहे थे। क्या तुम्हें उससे इनकार है? कतई नहीं। क्या तुमने उसकी गाड़ी की डिक्की से पेंटिंग हटाकर दूसरा फ्रेम नहीं रख दिया था? दूसरा फ्रेम रखने की क्या जरूरत थी? क्या मैं खबर से मेरा कोई मजाक का रिश्ता था? इमरान बोला। तुम लोगों को मुतहैयर कर देने के आदी हो, सिर्फ दोस्तों को, दुश्मनों को नहीं। मगर तुम लोग कौन हो और तुम्हें इस पेंटिंग से क्या सरोकार? इमरान ने कहा। मैं खावर तन्हा तो नहीं था, आवाज आई। ओह, तो तुम उसके साथी हो? उनमें से कोई भी कुछ ना बोला। कभी वो इमरान को देखते थे और कभी मर्सियाना को। आखिर रिवॉल्वर वाले ने कहा, क्या ये वही लड़की नहीं है जिससे मिसेस शिमला का रोल अदा किया था? हरगिज नहीं। ये बेचारी तो एक मुसीबत ज़दा सयाह है जिससे चंद घंटे पेशतर इंटरकॉन में मुलाकात हुई थी। कोई इसका हैंडबैग छीन कर ले गया था जिससे में $10,000 थे। इमरान ने कहा। फिर वो कौन थी? वो भी एक बेचारी ही थी। उससे माकूल मुआवजे पर काम लिया गया था और फिर छुट्टी दे दी गई थी। वो अब कहाँ है? मैं नहीं जानता। कह रही थी कि जल्दी स्विट्जरलैंड चली जाऊंगी। वहां उसकी खाला ने मोछ उगाने का प्लांट लगा रखा है। हम तुम्हें छलनी करके रख देंगे, वरना वो पेंटिंग हमारे वाले कर दो, रिवॉल्वर वाले ने कहा। यकबैक इमरान खौफजदा नजर आने लगा। मर्सियाना होंकों की तरह एक एक की शक्ल तक रही थी। ऐसा लगता था जैसे चंद पागलों के दरमियान फंस गई हो। यकीन करो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, रिवॉल्वर वाला गुर्राया। ठीक है, तो मुझे गोली मार दो। जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की है उसे मुफ्त में तो नहीं दे सकता। ओह, तो सौदा करोगे? बिल्कुल, वो शिमला की मलकियत थी, तुम्हारी नहीं कि तुम मुझसे इस तरह वसूल कर लोगे। इमरान बोला। क्या कीमत लोगे? कम से कम $30,000। ये बहुत ज़्यादा है। इससे कम पर मैं बात करने को तैयार नहीं, इमरान ने कहा।
हम $10,000 दे सकते हैं, रिवॉल्वर वाला बोला। 10,000 में तो कुत्तियाँ भी दूध पिलाने पर तैयार नहीं होगी, इमरान ने कहा। वाकई तुम्हारी मौत आ गई है, रिवॉल्वर वाला बोला। आने दो, इमरान ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी। आखिर किस्सा क्या है, मर्सियाना बोली। ये कैसी सौदेबाजी हो रही है और मैं क्यों बीच में घसीटी जा रही हूँ? तुम खामोश रहो, एक गैर मुल्की हाथ उठाकर बोला। मैं क्यों खामोश हूँ? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इसके साथ देखकर गलतफहमी हो गई थी, तुम्हें वापस भिजवा दिया जाएगा, रिवॉल्वर वाले ने कहा। तो क्या ये कोई बदमाश आदमी है? इमरान की तरफ उंगली उठाकर उसने पूछा। अव्वल दर्जे का, जवाब मिला। ओह, तब तो वो उसी का कोई गुर्गा रहा होगा जो मेरा बैग छीन गया था, मर्सियाना ने कहा। हो सकता है। इमरान अहमकाना अंदाज में कभी मर्सियाना की शक्ल देखने लगता था और कभी उसके मुखातिब की। क्या वाकई तुम मरना ही चाहते हो? रिवॉल्वर वाले ने इमरान से कहा। 10,000 में सौदा करने से तो मर जाना ही बेहतर होगा, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वो तीनों ही किसी सोच में थे। आखिर इनमें से एक बोला, अगर हम तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर तैयार हो ही जाए तो क्या सूरत होगी? इस हाथ दे, उस हाथ ले, इमरान ने खुश होकर कहा। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि पहले हम तुम्हें आज़ाद कर दें, फिर कहीं किसी जगह ये सौदा हो जाए, रिवॉल्वर वाले ने कहा। जाहिर है, इमरान सा हिलाकर बोला। इसकी क्या जमानत है कि तुम चोट नहीं दे जाओगे? कोई जमानत नहीं है। क्या मतलब? जामिन तीसरी पार्टी होती है और इत्तेफाक से कोई तीसरी पार्टी मौजूद नहीं है। गैरकानूनी सौदे आपस के एतमाद पर तय पाते हैं, इमरान बोला। हमें तुम पर एतमाद नहीं है, रिवॉल्वर वाले ने कहा। तब फिर सौदा होने की भी कोई सूरत नहीं, इमरान ने कहा। ओह, तुम भी कि इन बातों में पड़े हो, तीसरा आदमी गुस्सीले लहजे में बोला। तशद्दुद करो, अभी अभी उगल देगा। पेंटिंग इसे कहाँ छुपाई है? ये भी हद दर्जे माकूल तजवीज़ है, इमरान मुस्कुरा कर बोला। ये दोनों तो बिल्कुल घामड़ मालूम होते हैं। ख्वाह मख्वाह इतना वक्त बर्बाद किया। वो अभी तक फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। दफादन तीसरे आदमी ने झपट कर उसके चेहरे पर ठोकर रसीद करनी चाहिए, लेकिन इमरान गाफिल नहीं था। छेड़छाड़ इसलिए की थी कि कुछ शुरू हो जाए। बाएं करवट गिरकर उसने उसकी उठी हुई टांग थामी और अपनी टांगों पर रखकर रिवॉल्वर वाले की तरफ उछाल दिया। पलक झपकते ही तीसरा आदमी रिवॉल्वर वाले से टकराया। रिवॉल्वर चल गया। फायर की आवाज़ के साथ ही कमरे की महदूद फिजा में एक चीख भी गूंजी थी। मर्सियाना उछलकर एक मेज पर चढ़ गई। इतने में इमरान दूसरे आदमी पर टूट पड़ा। रिवॉल्वर वाला फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। इस बार इमरान ने दूसरे आदमी को भी उसी पर दे मारा। इधर ये हो रहा था और उधर मर्सियाना की नज़र दरवाजे पर लगी हुई थी। गालिबन उसे खदशा था कि कहीं कोई चौथा आदमी भी नानामुदार हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। इतनी देर में इमरान की कई ठोकरें उन दोनों के सरों पर भी पड़ चुकी थीं और वो बेहद हरकत हो गए थे। अब भागो यहाँ से, मर्सियाना मेज से उतरती हुई बोली। क्या वाकई तुम मुझे बदमाश समझती हो? बदमाश से भी कुछ ज़्यादा। तुमने इतने कम वक्त में जो कुछ भी किया है, मैंने आज तक मारधाड़ की किसी फिल्म में भी नहीं देखा, मर्सियाना बोली। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, इमरान ने कहा और जेब से रुमाल निकालकर फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया। फिर उसे एहतियात से उठाकर रुमाल में लपेटा और जेब में रख लिया। अच्छा, बदमाश नहीं हो, तभी यहाँ से निकलो, मर्सियाना बोली। उस कमरे से निकलकर इमरान ने दरवाज़ा बाहर से बोल्ट कर दिया। कमरे में यही एक दरवाज़ा था। दो खिड़कियाँ भी थीं, लेकिन उनमें ग्रिल लगी हुई थी। लिहाजा होश में आने पर भी वो दोनों कमरे से नहीं निकल सकते थे। तीसरे आदमी के सीने में गोली लगी थी और वो मर चुका था। लेकिन वो एक शायद मर चुका है, मर्सियाना ने कहा। अपने साथी ही की गोली से मरा है, इमरान बोला। लेकिन अभी ये तुम क्या करते फिर रहे हो? मर्सियाना ने कहा। पूरी इमारत को देख रहा हूँ। बहरहाल कोई चौथा आदमी मौजूद नहीं है, इमरान बोला। मेरा ख्याल है कि यही सदर दरवाज़ा है, मर्सियाना राहदारी के सिरे पर रुकती हुई बोली। हाँ, उसे बंद रहने दो और अब आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा। पता नहीं तुम क्या करते फिर रहे हो। फिक्र ना करो, अब कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक लाश भी है, मर्सियाना ने कहा। उसी का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर वो उस कमरे में आ रुका जहाँ फ़ोन रखा हुआ था। इमरान ने उस पर आईएसआई के कैप्टन बरलास के नंबर डायल किए और घड़ी देखने लगा। रात के 11 बजे थे। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठने की आवाज़ आई। हेलो, नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। बरलास स्पीकिंग। अली इमरान, अगर सो गए थे तो उठ जाओ। मैखावर के 3 साथी और हाथ लगे हैं और इनमें से एक मर चुका है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इसके फ़ोन नंबर के ज़रिए तुम पता लगाओ और उसी जगह आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी।
इमरान ने कहा। नंबर बताइए। इमरान ने झुककर नंबर देखा और उसे बताने लगा। मैं पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता मुनक़ता होने की आवाज़ आई। इमरान रिसीवर रखकर मर्सियाना की तरफ मुड़ा, जो हैरत से उसे देखे जा रही थी। तुम किसे कॉल कर रहे थे? उसने पूछा। दूसरे जिम्मेदार आदमी को, जो उन्हें आकर संभाल लेगा, इमरान ने कहा। कितनी देर में आएगा? मेरा यहाँ दम घुट रहा है। कुछ देर और सब्र करो। बैठ जाओ, मैं किचन में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। मैं भी चलूंगी, तनहा नहीं रहना चाहती, मर्सियाना बोली। चलो भाई, क्या ज़रूरी था कि ये कमबख्त तुम्हें भी पकड़ लाते? इमरान ने कहा। तुम्हें क्यों पकड़ लाए थे? किसी पेंटिंग का किस्सा था, मर्सियाना ने कहा। और ना जाने इमरान किस मूड में था कि उसे तस्वीर का किस्सा सुनाने लगा। दोनों किचन में आए। इमरान ने फ्रिज खोला। उसमें बियर की बोतलें मौजूद थीं। मर्सियाना के लिए बियर उंडेली और खुद बैठा तरह तरह के मुंह बनाता रहा। क्या तुम नहीं पियोगे? उसने पूछा। मैं ठंडा पानी पीता हूँ, और फिलहाल उसकी भी एहतियाज नहीं है। हाँ, तो आखिर वो तस्वीर कैसी है जिसके लिए यह सारा हंगामा हो गया? मर्सियाना ने पूछा। खुदा जाने, इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। और वो तस्वीर तुम्हारे कब्जे में है? मर्सियाना ने पूछा। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं जानता कि उसे कौन ले गया। वो तो मैं वक्तजारी कर रहा था कि किसी मरहले पर हमला करने का मौका मिल जाए। तुम हैरत अंगेज तौर पर फुर्तीले हो, मर्सियाना बोली। कभी कभी सनक जाता हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा ढीला ढाला आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ, इमरान बोला। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। कितनी मासूमियत पाई जाती है तुम्हारी आंखों में। ज़्यादा तारीफ मत करो, वरना शर्मा जाऊंगा, इमरान ने कहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे सचमुच शर्म आ रही हो। वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही और बियर पीती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वो पेंटिंग कैसी है। गधी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उस पेंटिंग में, इमरान ने बताया। किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट की होगी, मर्सियाना ने पूछा। खुदा जाने, आर्टिस्ट ने लजारिब दस्तखत किए हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, मर्सियाना कुछ सोचती हुई बोली। हो सकता है कोई जर्मन मुसव्विर हो। जर्मनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती मैं, मर्सियाना ने कहा। मैं मालूम कर चुका हूँ, इस नाम का कोई काबिल जिक्र मुसव्विर जर्मनी में कभी नहीं था, इमरान ने कहा। दफतन कॉल बेल की आवाज़ पूरी इमारत में सुनाई दी, और इमरान उठता हुआ बोला, शायद वो आगे जिन्हें मैंने फ़ोन किया था। मर्सियाना इसके पीछे चल पड़ी। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर इमरान ने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? कैप्टन बरलास, बाहर से आवाज़ आई, और इमरान ने दरवाज़ा खोल दिया। सर सुल्तान अपने बंगले के बरामदे में बैठे शाम का एक अखबार देख रहे थे कि एक मैला कुचैला सा लड़का फाटक पर आकर खड़ा हो गया और संतरी से उलझ पड़ा कि वो अंदर जाएगा। संतरी उसे धमका ही रहा था कि सर सुल्तान की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने संतरी को इशारा किया कि उसे अंदर आने दे। लड़का 12-13 साल से ज़्यादा का ना रहा होगा। वो सर सुल्तान की तरफ बढ़ता चला आया और करीब पहुंचकर उनकी जानिब एक लिफाफा बढ़ाता हुआ बोला, साहब ने कहा था कि 5 रुपये मिलेंगे। किन साहब ने? मैं नहीं जानता, लड़के ने कहा। सर सुल्तान ने लिफाफा उससे लेकर किसी मुलाजिम को आवाज़ दी और उसके आने पर लड़के को 5 रुपये देने को कहते हुए अंदर चले आए। अपने कमरे में पहुंचकर लिफाफा चाक किया। यह ख़त इमरान की तरफ से था। उसने लिखा था, अब तो फ़ोन पर भी आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता कि टैप किया जा रहा है। आईएसआई वाले मेरी और आपकी निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त भी एक आदमी आपके बंगले के करीब मौजूद है। बहरहाल मैंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। आप शलवार सूट पहनकर कंपाउंड के उकबी दरवाजे से दूसरी तरफ निकल जाइए। कुछ दूर पैदल चलने के बाद शाहजहां रोड पर पहुंचेंगे तो वहां से एक टैक्सी पकड़िए और मंदरजा झेल पते पर पहुंच जाइए। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा। सर सुल्तान ने खत पढ़कर बुरा सा मुंह बनाया और फिर उन्हें आईएसआई वालों पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा, इमरान जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है। बहरहाल उन्होंने इसकी हिदायत पर अमल किया। करीबन निस्फ घंटे के बाद अल्फिरदौस के 18वें फ्लैट में दाखिल हुए। वहाँ इमरान के अलावा और कोई भी नहीं था। क्यों क्यों मेरी मिट्टी पलीत कर रहे हो नालायक? वो उसे गुस्सा दिखाकर बोले। शलवार सूट में भी शानदार लगते हैं, इमरान मुस्कुराकर कहा। चलो जल्दी करो, क्या है? मैंने तस्वीर का स्लाइड तैयार करा लिया है, स्लाइड प्रोजेक्टर पर दिखाऊंगा, इमरान ने कहा। जो कुछ करना है जल्दी करो, ऑफिस के बाद मुझ में बैठने की भी दिक्कत नहीं रहती, सर सुल्तान ने कहा। इमरान उन्हें दूसरे कमरे में लाया। यहाँ एक दीवार पर छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ था और इसके सामने ही प्रोजेक्टर रखा हुआ था। इमरान ने पर्दे खींचकर कमरे में अंधेरा कर दिया और प्रोजेक्टर की रोशनी स्क्रीन पर पड़ने लगी। उसे स्लाइड लगाते हुए कहा, दर्शन कीजिए गधी और उसके बच्चे का। हूँ, सर तो सुल्तान पुरतफक्कुर लहजे में बोले।
मुझे तो इससे कोई खास बात नजर नहीं आई, बस सीधी सादी तस्वीर है। अब मैं इसी पर दूसरा स्लाइड लगाने जा रहा हूँ ताकि असल चीज सामने आ जाए, यानी वो सब कुछ जो शेड्स में छुपा हुआ है। ये क्या है? सर सुल्तान चौंक कर बोले। नक्शा। कहीं का नक्शा? बताइए तो कहाँ का है? बड़ा नक्शा गधी से बरामद हुआ है और छोटा नक्शा बच्चे से। मैं नहीं समझ सकता, कहाँ का नक्शा है? ब्राजील का। तस्वीर पर जो लजारिब लिखा हुआ है वो मुसव्विर के दस्तखत नहीं है। लजारिब को उलट दीजिए तो ब्राजील हो जाएगा। खुदा की पनाह, लेकिन इसका मतलब क्या है? सर सुल्तान बोले। मैंने असलियत आप पर वाजे कर दी। अब भी आप मतलब नहीं समझे। मेरा ख्याल है कि जो नक्शा बच्चे से ताल्लुक रखता है, मतलब उसी में पोशीदा हो सकता है। मैं नहीं समझा, सर सुल्तान बोले। बच्चे वाले नक्शे पर सर खपाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। मैं फिर भी नहीं समझा, सर सुल्तान बोले। ये भी बहरहाल नक्शा ही है। जाहिर है कि ब्राज़ील ही के किसी हिस्से का होगा, इमरान ने कहा। हो सकता है, सर सुल्तान बोले। लेकिन किस हिस्से का, तफसीली मुताला करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। इसके बावजूद भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। आखिर मकसद क्या है इन नक्शों का? इन्हें इस तस्वीर में क्यों छुपाया गया है? सर सुल्तान ने पूछा। मैंने अर्ज़ किया ना कि तफसीली मुताले ही से बात बनेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम पर यह बात सुनी गई थी कि ब्राज़ील में भी नाजियों की एक तंजीम मसरूफ़ अमल थी। शायद वहाँ से हिटलर शुमाली अमेरिका के ममालिक पर ज़रब लगाना चाहता था, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, याद आया। ढकी छुपी तंजीम थी जिसे हिटलर वुसअत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वक्त ना मिल सका। इससे पहले ही खुदकुशी कर लेनी पड़ी। बहरहाल शिमरा इस पेंटिंग को हिटलर के एक मफरूर जनरल तक पहुंचाना चाहता था। इसका यही मतलब हुआ कि हिटलर ने उस तंजीम के वजूद को बेहद खुफिया रखा हुआ था, हत्ता कि उसके जनरलों को भी इसका इल्म नहीं था। तभी तो ये नक्शा इतनी राजदारी से एक जनरल तक पहुंचाया जाने वाला था। हिटलर चाहता था कि नाजी तंजीम इसके बाद भी जिंदा रहे, इमरान ने कहा। तुमने बड़ा काम किया, सर सुल्तान तवील सांस लेकर बोले। अब मैं सोचूंगा हमें क्या करना चाहिए। लेकिन असल तस्वीर हमारे कब्जे में नहीं है, इमरान बोला। जिसके पास भी है शायद वो हमसे भी पहले कुछ कर गुजरे। जरूरी तो नहीं कि वो भी इस मामले को हल करना चाहता हो, सर सुल्तान ने कहा। इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान ने कहा। सवाल यह है कि अगर हमने ये मामला हल कर लिया तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सर सुल्तान ने कहा। अब आपने बात की है सरकारी नुक्ते नज़र से, इमरान बोला। नहीं, तुम खुद बताओ। आखिर हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें? तस्वीर हमारे कब्जे में आकर निकल गई, जिसके भी हाथ लगी हो, सर सुल्तान ने कहा। दरअसल अब ये मेरी ज़ाती दिलचस्पी की चीज़ बन गई है, इमरान बोला। लिहाजा तुम इस पर सरकारी वक्त और सरकारी रकम ज़ाया नहीं करोगे, सर सुल्तान ने कहा। आपको ये कहना चाहिए, इमरान बोला। लेकिन तुम इसके बरखिलाफ सोच रहे हो, सर सुल्तान गुर्राए। मैं तो फिलहाल कुछ भी नहीं सोच रहा, इमरान ने कहा। मेरा तो ये वक्त भी ज़ाया हुआ, सर सुल्तान उठते हुए बोले। मैं तो आपके हुक्म की तामील की थी। आप वो तस्वीर देखना चाहते थे, सो दिखा दी गई आपको, इमरान ने कहा। अब ख़त्म करो इस किस्से को और ये स्लाइड आईएसआई वालों के हवाले कर दो, सर सुल्तान ने कहा। सिर्फ स्लाइड? स्लाइड को कारामद बनाने वाले जराए मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, और मैंने कतई ये नहीं बता सकता कि मैंने इस तस्वीर में क्या देखा है, इमरान बोला। वो इस रास्ते पर पहले ही लग गए होते थे, वरना पेंटिंग में जब फ़हीम की ज़ाती तजर्बात तक कैसे पहुंचती, सर सुल्तान ने कहा। खैर, होगा कुछ। मैं इस सिलसिले में उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, खुद ही सर मारे, इमरान बोला। ठीक है, मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, सर सुल्तान ने कहा। सर सुल्तान चले गए और इमरान फ्लैट में ही बैठा किसी सोच में गुम रहा। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन पर अपने फ्लैट के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ आई। मेरी कोई कॉल तो नहीं आई, इमरान ने पूछा। ज़रा ही देर पहले एक काचाक थाने के इंचार्ज की कॉल आई थी। उसने आपको थाने में बुलाया है। किसी की कोई चीज़ मिल गई है जो आपकी मौजूदगी में उसे दी जाएगी, सुलेमान ने कहा। ओह अच्छा, इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए तवील सांस ली। पिछली शाम उसने मर्सियाना का बैग छीनने जाने की रिपोर्ट काचाक ही के थाने में दर्ज कराई थी। उसे प्रोजेक्टर स्लाइड्स समेत एक सूटकेस में रखा और फ्लैट को मकफल करके सूटकेस उठाए हुए गाड़ी के करीब आया। सूटकेस को डिक्की में मुकफल करके इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। थाने तक पहुंचने में देर नहीं लगी थी। मर्सियाना यहाँ मौजूद थी, उसे भी तलब कर लिया गया था। ट्रेवल्स चेक महफूज हैं, उसने पुरमसरत लहजे में इमरान को इत्तला दी। वो बैग के खुफिया खाने में रखे हुए थे, अलबत्ता 4,000 कैश गायब है। मतलब ये कि 6,000 मिल गए, इमरान बोला। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ,
मर्सियाना ने कहा। इंचार्ज ने बताया कि बैग इंटरकॉन ही के पायबाग ही के एक हिस्से में पड़ा हुआ मिला था। इमरान की मौजूदगी में बैग मर्सियाना के हवाले कर दिया गया। अब तो मेरे साथ चलो, मर्सियाना ने इमरान से कहा। कुछ देर खुशी मनाएंगे। मेरे पास खुशी मनाने की कोई चीज़ नहीं है, इमरान बोला। फिर बेतुओं की बातें शुरू कर दी। हाँ, उन लोगों का क्या हुआ जिनसे कल तुम्हारा टकराव हुआ था? मर्सियाना ने पूछा। पता नहीं, वो लोग जाने जिनके सुपुर्द उन्हें कर आया था, इमरान ने कहा। तुम्हारा क्या ओहदा है? मर्सियाना ने पूछा। मैं कमीशन एजेंट हूँ, मेरा कोई ओहदा नहीं। वो लोग मुझसे काम लेते हैं और मुआवजा अदा कर देते हैं, इमरान ने कहा। फजूल बात है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, मुझे क्या। हाँ, तो हम ये खुशी कहाँ मनाएंगे? इमरान ने कहा। मेरे होटल चलो, मर्सियाना बोली। और इमरान बिलाखिर उस पर तैयार हो गया। वो रौनक पहुंचे और मर्सियाना ने रूम सर्विस को फ़ोन करके कमरे ही में कॉफ़ी तलब कर ली। तुम आखिर शराब क्यों नहीं पीते? मर्सियाना ने इमरान से पूछा। मेरा बस चले तो सारी दुनिया में किसी को भी पीने ना दूं, इमरान बोला। आखिर क्यों? मर्सियाना ने पूछा। खुदा ने अंगूर इसलिए पैदा किए हैं कि हम उन्हें खाकर जान बनाएं, लेकिन हम उनसे ब्लड प्रेशर और अल्सर कशीद करने लगते हैं। है ना अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी, इमरान बोला। अपनी बातें तुम ही समझो, मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती, मर्सियाना ने कहा। इतने में रूम सर्विस वेटर कॉफ़ी ले आया। मर्सियाना कॉफ़ी बनाने लगी और इमरान आराम कुर्सी पर पड़ा सचमुच ऊँघता रहा। कई रातों से नींद पूरी नहीं हुई थी। अरे, क्या सो गए? मर्सियाना ने ऊंची आवाज़ में उसे मुखातिब किया और वो चौंक पड़ा। कॉफ़ी पियो, वो उसकी तरफ प्याली बढ़ाती हुई बोली। ओह हाँ, वाकई शायद सो ही गया था। ओफो, शायद मैं भी सो रही हूँ। ये खाने का वक्त था, मैंने कॉफ़ी मंगवा दी, मर्सियाना ने कहा। अभी तो 8 ही बजे हैं, मैं रात को खाना 11 बजे से पहले नहीं खाता। अभी कॉफ़ी ही चलेगी, इमरान ने कहा। दोनों कॉफ़ी पीते रहे। दफातन इमरान चौंक कर उठ खड़ा हुआ। सर बुरी तरह चकराने लगा था। फिर उसने देखा कि मर्सियाना के हाथ से कॉफ़ी की प्याली छूटकर फर्श पर आ रही और खुद वो कुर्सी के बाएं हत्थे पर झूल गई। अरे अरे, कहता हुआ आगे बढ़ा और लुढ़खड़ाकर फर्श पर ढेर हो गया। कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। बस अचानक जहन अंधेरे में डूबता चला गया था। फिर होश आया तो मर्सियाना ही उसे झंझोड़ झंझोड़ कर आवाज़ें दे रही थी। मैं भरगिज होश में नहीं आऊँगा, इमरान आंखें खोले बगैर धाड़ा। जब से तुम मिली हो, हिस्ट्रिया का मरीज हो गया हूँ। खुदा के लिए उठो, आखिर ये सब क्या है? मर्सियाना ने कहा। होगा कुछ, जहन्नम में जाए, उसने कहा और हाथ पैर सिकोड़कर बाएं करवट पर पड़ रहा। ओफो, आंखें तो खोलो। इस वक्त हम एक ऐसे कमरे में हैं जिसे कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, भाग नहीं सकेंगे, इमरान ने आंखें खोले बगैर जवाब दिया। तुम भी चुपचाप सो जाओ। तुम अजीब आदमी हो, मैं मजाक नहीं कर रही। पता नहीं कौन हमें यहाँ कर उठा ले आया है, मर्सियाना बोली। होगा कोई मखबूतुल हवास, फिक्र ना करो, इमरान बोला। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, वरना आंखें खोलो, मर्सियाना ने कहा। इमरान फिर इस तरह बुखलाकर उठ बैठा जैसे सचमुच उसकी धमकी पर यकीन आ गया हो। हैरान हैरान आंखों से चारों तरफ देखता हुआ थूक निकल कर बोला। वाकई कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है, फिर ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? एयर कंडीशन लगा हुआ है, मर्सियाना ने कहा। बहुत समझदार लोग मालूम होते हैं, इमरान बोला। कौन लोग? होंगे कोई। तुम्हें फिक्र नहीं है? मर्सियाना ने पूछा। फिक्रमंदी अकल वालों का वतीरा है, मैं तो हूँ ही अकल से पैदल। वैसे खुदा गारत करे उस गधी और उसके बच्चे को, उसी से मुतालिक कोई नया चक्कर होगा, इमरान बोला। लेकिन हम तो होटल के कमरे में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे, क्या इस कॉफ़ी में कुछ था? मर्सियाना ने कहा। मेरे ख्याल से बहुत कुछ था, और शायद हम अब भी होश में नहीं हैं। होश में होते तो कम से कम इस कमरे का दरवाज़ा ज़रूर दिखाई देता, इमरान बोला। तुम्हारे साथ मैं भी मुसीबत में पड़ती हूँ, मर्सियाना ने कहा। इसलिए मैं खुशी मनाने का कायल नहीं हूँ, और फिर किसी लड़की के कमरे में, इमरान कानों पर हाथ रखकर बोला। खुदा की पनाह, इन बातों से क्या फ़ायदा? मर्सियाना ने कहा। बहुत फ़ायदा है। अगर पुलिस स्टेशन से तुम अपनी राह लगती और मैं अपनी, तो इस हाल को ना पहुँचते, इमरान बोला। खैर, हो गई गलती, अब कुछ सोचो, मर्सियाना बोली। क्या सोचूं? सोचने के लिए ना कोई खिड़की है और ना दरवाज़ा। वैसे तुम इस वक्त बहुत हसीन लग रही हो, इमरान बोला। फिर फजूल बातें शुरू कर दी? शायद पहली बार ये फजूल बात की है। दफतन अजीब सी आवाज़ कमरे में गूंजी और बाएं जाने वाली दीवार में एक दरीचा सा बन गया। दोनों संभल कर बैठ गए और इमरान आहिस्ता से बोला। उठो, शायद अब नशा कुछ कम हो रहा है। ये क्या है? शायद दरवाज़ा है, जो नशे की ज्यादती की वजह से पहले नहीं दिखाई दिया था, इमरान ने कहा। हरगिज़ नहीं, ये पहले था ही नहीं, मर्सियाना ने कहा। नहीं था तो अब कहाँ से हो गया है?
मैं कहता हूँ उठो और निकल चलो, इमरान बोला। वो हिचकिचाहट के साथ उठ गई, लेकिन मुस्तरिबाना अंदाज में इमरान का बाजू थाम लिया। दरीचे से गुजर कर एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां बहुत ही उम्दा किस्म का फर्नीचर नजर आ रहा था। लेकिन इमरान की नज़र तो अपने प्रोजेक्टर पर जम गई, जिस पर उसने सर सुल्तान को बाउल सॉफ्ट की स्लाइड्स दिखाई थी। फिर कदमों की चाप सुनाई दी और एक दो हैकल नेग्रो उससे थोड़े ही फासले पर आ रुका। चारों दरवाजों पर भी एक एक मुसल्ला नेग्रो मौजूद था और चारों की स्टेन गनें उन्हीं की तरफ उठी हुई थीं। मेरा नाम माइकल है, करीब खड़ा हुआ नेग्रो मुस्कुराकर बोला। और मेरा नाम इमरान, इमरान खुशी जाहिर करता हुआ बोला। और ये मर्सियाना। तुम इससे किस नतीजे पर पहुंचे हो मिस्टर इमरान? माइकल ने प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इमरान बोला। अगर तुम सच कह रहे हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और हाँ, हमें इसका नेगेटिव भी चाहिए। स्लाइड्स तैयार करते वक्त नेगेटिव ज़ाया हो गया था। मिस्टर इमरान, चीखो नहीं, मैं सुन रहा हूँ। नेगेटिव के बगैर तुम्हारी गुलो खलासी नहीं हो सकेगी। हमें बताओ वो कहाँ है, हम खुद ही हासिल कर लेंगे। नेग्रो ने बोला। जलकर हवा में मिल गया, हासिल कर लो, इमरान बोला। हम मैं खबरिया उसके साथी नहीं हैं, तुम किसी गलत फहमी में ना रहना, वो बोला। मैं भी देख रहा हूँ कि तुम उनसे मुख्तलिफ हो। आखिर तुम इस मुसीबत से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ाते? मर्सियाना आहिस्ता से बोली। लेकिन इमरान उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर नेग्रो को घूरता रहा। बाउल सौफ का अंजाम देखोगे? नेग्रो ने सवाल किया। कैसा अंजाम? अभी दिखाता हूँ, उससे कहा और करीबी रखे हुए एक टेलीविजन का स्विच ऑन कर दिया। स्क्रीन रोशन हुई और फिर साहिल समुद्र का धुंधला सा मंजर दिखाई दिया। कैमरा साहिल पर घूमता हुआ ऐसी जगह पर रुक गया जहाँ एक बड़ा सा अलाव रोशन था और जिसके गिर्द 5 हिप्पी बैठे हुए थे। उनकी आवाज़ें भी सुनाई दी। वो कुछ गा रहे थे, लेकिन उनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थीं। फिर छठा हिप्पी दिखाई दिया और वो कहीं से आया था और उसकी बगल में एक बड़ा सा पार्सल दबा हुआ था। उसने इस पार्सल को खोलना शुरू किया। आखिरकार वो पेंटिंग बरामद हुई। पेंटिंग का क्लोजअप दिखाया गया। बिलाशुबा वही पेंटिंग थी, पाउल दिस ऑफ। और फिर उसे अलाव में डाल दिया गया। शोले बुलंद हुए और वो देखते ही देखते नजर आतिश हो गई। नेग्रो ने हाथ बढ़ाकर टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। क्या ख्याल है? वो इमरान की तरफ मुड़कर बोला। खस कम जहाँ पाक, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये किस पार्टी के लोग थे? हमारी पार्टी के। सफ़ेद फार्म उसी गधी पर जान दिए देते थे और तुम स्याह फार्मर्स ने उसे आग में झोंक दिया, इमरान ने कहा। हम तुम्हें भी आग में झोंक देंगे अगर नेगेटिव हमें ना मिला, उसने कहा। वो पहली नजर आतिश हो चुका है, यकीन करो, इमरान बोला। लड़की, तुम ही इसे समझाओ, नेग्रो ने मर्सियाना से कहा। मुझे समझाने के लिए ये अभी बहुत कम उम्र है, इमरान ने मर्सियाना की तरफ देखते हुए पुरतशवीश लहजे में कहा। अच्छी बात है, तो फिर नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी कैद की मुद्दत कितनी तवील होगी। इन सारी बातों का मतलब ये हुआ कि तुम लोग इस पेंटिंग की अहमियत से वाकिफ़ हो, इमरान ने कहा। हम वाकिफ़ हैं, इसलिए उसे ज़ाया कर दिया गया। अगर नेगेटिव भी हमें ना मिला तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। यहाँ से मुराद ये हॉल है या तुम मेरे मुल्क की बात कर रहे हो? इमरान ने पूछा। मैं तुम्हारे मुल्क की बात कर रहा हूँ मिस्टर इमरान, उसने कहा। तब तो दूसरा नेगेटिव पैदा करना पड़ेगा, इमरान बोला। बात ना बढ़ाओ, यकीन करो, नेगेटिव मिलने के बाद हम तुम्हें रिहा कर देंगे, उसने कहा। क्या तुम सोचने के लिए कुछ वक्त नहीं दे सकते? मर्सियाना बोल पड़ी और इमरान चौंक कर उसे देखने लगा। मुमकिन है, जितना वक्त चाहो ले लो, नेग्रो ने दरीचे की तरफ हाथ उठाकर कहा। वहीं जाओ और बैठकर सोचो। इमरान दरीचे की तरफ बढ़ा और फिर फुर्ती से एक छोटी गोल मेज उठाई और उस बड़े से ग्लोब पर खींच मारी जो हॉल के वस्त में रोशन था। जबरदस्त धमाके के साथ हॉल में अंधेरा छा गया। इसके बाद वो दीवार से लगा हुआ करीबी दरवाजे की तरफ झपटा। खबरदार, खबरदार, जहां हो वहीं ठहरो, नेग्रो धाड़ा, वरना फायरिंग शुरू कर दी जाएगी। दरवाजे के करीब खड़े हुए मुसल्ला नेग्रो का सर दीवार से टकराया था और उसकी स्टेन गन उछलकर इमरान के सीने से टकराई थी, लेकिन इमरान ने उसे फर्श पर ना गिरने दिया। फिर दूसरे ही लम्हे में दरवाजे से निकल चुका था। मर्सियाने की अजियानी सी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं। इसी दौरान में स्टेन गनों से 2-3 बस भी मारे गए, लेकिन शायद उनकी नालें छत की तरफ उठी हुई थीं। इमरान तारीक राहदारी में दीवार से लगा हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक तेज किस्म की रोशनी में नहा गया। आंखें इस तरह चुंधियाईं कि जहां था वहीं रुक गया। बड़ी कुवत वाली सर्च लाइट का सामना हुआ था। फिर उसके हाथ से स्टेन गन भी छीन ली गई। पता नहीं कैसी जहरीली रोशनी थी कि आंखें ही नहीं खुल रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे 2 जलती हुई सलाखें आंखों में उतरती चली गई हों। इसकी जगह और कोई होता तो जानवरों की तरह चीखने लगता। इतनी ही शदीद तकलीफ आंखों में हो रही थी। फिर वो तकलीफ पूरे जिस्म में फैल गई
और इतनी बड़ी कि तकलीफ का एहसास ही खत्म हो गया। हर किस्म का एहसास फना हो गया था। लेकिन ठंडी हवा के झोंके या तो थपक थपक कर सुलाते हैं या इतने तेज हो जाते हैं कि बहुत गहरी नींद भी अचानक टूट जाती है। उसके साथ यही हवा, चेहरे पर यलगार करने वाली तेज और ठंडी हवा ने उसे जगा दिया। सामने समुद्र ठाटे मार रहा था और वो अपनी ही गाड़ी की पिछली सीट पर काबिले एतराज हालत में पड़ा हुआ था। काबिले एतराज यूं कि उसके बराबर में ही मर्सियाना भी पड़ी हुई थी। वो खिलाकर दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतर आया। गाड़ी के पहिए साहिल समुद्र की रेत में धंसे हुए थे। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वीरान साहिल पर अपने अलावा और कोई नजर न आया। पता नहीं कहाँ ला फेंका था इनका बख्तों ने, मालूम नहीं कौन थे। वो फिर मर्सियाना की तरफ मुतवज्जा हो गया और अब इस लिफाफे पर पड़ी नजर पड़ी जो मर्सियाना के करीबी सीट पर पड़ा हुआ था। कुछ देर तक उस पर नजर जमाए खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर उठा लिया। लिफाफे से बरामद होने वाले पर्चे पर तहरीर था, गालिबन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हम कैसे लोग हैं। तुम्हें जब या जहां से चाहेंगे उठा लेंगे, लिहाजा मुनासिब यही है कि अब इस नेगेटिव को हर वक्त जेब में ही रखो। इमरान जबड़े भेज कर तेजी से सर सहलाने लगा। किनखियों से मर्सियाना की तरफ भी देखे जा रहा था। अचानक इसकी आंखें भी खुल गईं और सबसे पहले शायद इमरान ही नजर आया था। गिरती पड़ती गाड़ी से उतर आई और इमरान के शाना जी जोड़कर पागलों के से अंदाज में पूछा, ये सब क्या है? खुद मेरी समझ में भी आ गया तो जरूर बता दूंगा, इमरान ने लापरवाही से कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। हम यहाँ कैसे पहुंचे? उसने पूछा। ये बताना भी दुश्वार है, लेकिन तुम आसानी से बता सकोगी कि फिर किस तरह मेरे सर पर मुसल्लत हो गई। मैं तो तुम्हें वहीं छोड़कर भागा था, इमरान ने कहा। अंधेरा होते ही जब फायरिंग शुरू हुई थी तो किसी ने मेरा गला घोंट दिया था। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती, मर्सियाना ने कहा। गाड़ी के पहिए देख रही हो? इमरान ने गुस्सीले लहजे में पूछा। हाँ, क्यों नहीं? कोशिश करो कि ये रेत से निकल जाए, इमरान बोला। मैं कैसे कोशिश करूं? मर्सियाना ने कहा। तो फिर सब्र करो, इस गाड़ी को कोई क्रेन ही रेत से निकाल सकेगी, इमरान बोला। मर्सियाना रेत पर बैठकर इस तरह हाँफने लगी जैसे अब तक दौड़ती रही हो। तुम्हें भी क्रेन ही उठाएगा, इमरान ने कहा और आगे पानी की तरफ बढ़ता चला गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।